हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। आज न्यू चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं हम। चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तीन चैप्टर अपने हो चुके हैं यहाँ पर। फर्स्टली हमने सेल डिवीजन के ऊपर बात की थी, देन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद अभी रिसेंटली जो चैप्टर की फिनिशिंग की है वो था रेस्पिरेशन वाला। ठीक है, मतलब ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज जो चैप्टर है वह अपना हार्ट से रिलेटेड है, मतलब इसका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका पूरा नेम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हम बॉडी के फ्लूइड्स का सर्कुलेशन देखेंगे और बॉडी फ्लूइड्स का नॉलेज लेंगे कि कौन कौन से टाइप के बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं, बॉडी फ्लूइड्स का क्या यूज है, और ये अपनी बॉडी में फ्लो करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को कैरी करते हैं, और यह डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को क्या क्या फायदे पहुंचाते हैं। मतलब इनका जो बॉडी में अस्तित्व बना हुआ है, बॉडी फ्लूइड्स जो बॉडी में फ्लो करते हैं, यह क्या क्या वर्क करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, इस बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आपको पता होगा बॉडी फ्लूइड्स जनरली होते क्या है। बॉडी फ्लूइड्स का अगर नाम लेंगे तो आप ब्लड का एग्जांपल देंगे या लिम्फ का एग्जांपल देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आपको इस चैप्टर में पता चल जाएगा कि बॉडी फ्लूइड्स होते क्या है, जैसे ब्लड या लिम्फ या हीमोलिम्फ जो कि इंसेक्ट्स में पाया जाता है। अब बॉडी फ्लूइड्स अपनी पूरी बॉडी में फैले हुए रहते हैं और इन फ्लूइड्स को पंप करने का कार्य करता है हार्ट। हार्ट एक पंपिंग स्ट्रक्चर होती है अपने अंदर। जैसे ही हम सर्कुलेटरी सिस्टम का नेम लेते हैं या सर्कुलेशन का नाम लेते हैं तो अपने माइंड में हार्ट वाली स्ट्रक्चर जनरेट होती है या हार्ट के बारे में अपने मन में ख्याल आता है कि यह जो टॉपिक है यह हार्ट से रिलेटेड है। लेकिन हार्ट इन बॉडी फ्लूइड्स को पंप करने का कार्य करता है। लेकिन जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनका क्या वर्क है, वो जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं, बस ओनली सर्कुलेट हो रहे हैं या साथ साथ कुछ वर्क भी करते जा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि बॉडी में एक डिफरेंट, एक डिटेल्ड, बिल्कुल एक लाइन सिस्टम पाया जाता है, ट्यूब का सिस्टम पाया जाता है, जो कि ट्यूब से अपनी जो ब्लड वेसल्स हैं, ट्यूब कौन, ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स बॉडी के हर एक पार्ट में फैली हुई है, लगभग लगभग अपने माइन्यूट रूप में फैली हुई है। एक नेटवर्क बना हुआ है यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का, जिसमें फ्लो होता है ब्लड। ठीक इसी प्रकार लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है। लिम्फ के बारे में बात करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ये होता क्या है। ठीक है, तो लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं जिनमें लिम्फ का फ्लो होता है। तो दो टाइप के सर्कुलेशन है अपने पास यहाँ पर, एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फ्लूइड ब्लड है और ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो होता है। लिम्फेटिक सिस्टम का फ्लूइड लिम्फ है और लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ फ्लो होता है। दोनों के वर्क हैं, दोनों के वर्क, कुछ वर्क सेम भी हैं, कुछ वर्क भिन्न भी हैं। ठीक है, तो बॉडी में ब्लड का फ्लो क्या फायदा करता है, क्यों ब्लड अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, क्यों ब्लड हर एक सेल्स तक पहुंच रहा है, ब्लड में ऐसी क्या चीज है। तो आपको पता होगा कि जो हमने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ा है और जो डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा है, अब उन दोनों चैप्टर को हम इस चैप्टर से कोरिलेट करेंगे। कि जब हमने डाइजेशन की बात की थी तो फूड लिया था और फूड लेने के बाद उसका पाचन किया था, उसका अवशोषण किया था। अवशोषण कहाँ होता है? एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइन में अवशोषण होता है। कुछ फूड का अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन में, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में, और कुछ पार्ट स्टमक के अंदर जैसे सूप वगैरह, एल्कोहल वगैरह। ठीक है, तो इन सभी फूड का एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है, लेकिन यह पूरी बॉडी में सप्लाई किए जाते हैं। यह जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज एक एनर्जी की यूनिट मान सकते हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर करके, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है, एटीपी के रूप में। लेकिन क्या यह ग्लूकोज हर एक सेल में डिवाइड होता है? क्या हर एक सेल ग्लूकोज से एनर्जी लेती है? यस। तो ग्लूकोज को हर एक सेल तक पहुंचाना जरूरी है, और इस ग्लूकोज को हर एक सेल तक कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। ब्लड में मिक्स होता है ग्लूकोज। जब इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का अवशोषित किया जाता है तो यह ब्लड में मिक्स हो जाता है और हर एक सेल तक पहुंचता है, और सेल अपने आवश्यकता के अनुसार इस ग्लूकोज का उपयोग करके अपनी एनर्जी प्राप्त करती है। ठीक इसी प्रकार जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी की हमने, तो हमने उसमें ऑक्सीजन ली थी और CO2 बाहर की थी। जब हमने ऑक्सीजन ली लंग्स के द्वारा, तो आपको पता होगा गैसेस एक्सचेंज में हमने देखा था कि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा था ब्लड कैपिलरीज में, और अब यह ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाएगी।
संपूर्ण बॉडी में, संपूर्ण शरीर में यह ऑक्सीजन फैल जाएगी और हर एक सेल तक डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। और सेल इसका यूज करेगी ऑक्सीजन का किसमें, अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, जैसे कि ग्लूकोज को तोड़ना, ठीक है, उसमें यह ऑक्सीजन का यूज करेगी और साथ ही साथ वहां पर CO2 जनरेट करेगी। तो सेल ने मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, सेल मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए किस पे डिपेंड थी, ग्लूकोज पे, ऑक्सीजन पर, जो हमको डाइजेशन से और रेस्पिरेशन से मिले, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन इनको हर एक सेल तक पहुंचाया किसने, सर्कुलेटरी सिस्टम ने, सर्कुलेशन ने, ब्लड के थ्रू, ब्लड में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिक्स हुए और पूरे शरीर में फैले। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का आपको यहाँ पर योगदान नजर आ रहा होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम पदार्थों का जो नेसेसरी सब्सटेंस है उनके सर्कुलेशन के लिए हेल्पफुल है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है वह ब्लड के अंदर मिक्स होके हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है इन सभी चीजों को, और सेल्स यूज ले रही है। और बदले में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं और जो CO2 जनरेट होती हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं और CO2 बनती है, CO2 वापस ब्लड कैरी करता है और उसको कहां ले जाके छोड़ता है, वापस एल्वुलाई के पास, जहां पर इनके पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस की वजह से CO2 एल्वुलाई में डिफ्यूज कर जाती है और एल्वुलाई से हम बहिर्शोषण के द्वारा, एक्सपिरेशन के द्वारा CO2 को बाह्य वायुमंडल में भेज देते हैं। तो इस प्रकार यह चैप्टर आपस में रिलेटेड है, यह प्रोसेस आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट सेल्स में बनते हैं उनको हम ब्लड में मिक्स करते हैं, हर एक सेल ब्लड में डाल देती है, और ब्लड जब किडनी से होकर गुजरता है तो वहां उन वेस्टेज को एलिमिनेट कर दिया जाता है। सर्कुलेशन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वह हम एक्सक्रिएशन स्टार्ट करेंगे, एक्सक्रिएटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम किडनी के बारे में बात करेंगे कि कैसे वह वेस्टेज पदार्थों को एलिमिनेट करती हैं। तो आपको ब्लड का रोल पता चल गया होगा, आपको बॉडी फ्लूइड्स का रोल पता चल गया होगा कि बॉडी फ्लूइड का क्या रोल है। ठीक इसी प्रकार लिम्फ भी CO2 को कैरी करता है, ठीक है, और बहुत सारी इम्यूनोलॉजिकल सेल्स को कैरी करता है जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में फैलाई जाती हैं और CO2 को एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम को भी आपस में हम कनेक्ट करेंगे इस चैप्टर में। तो बहुत सारा नॉलेज हम लेने वाले हैं इस चैप्टर में। स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, फर्स्ट पॉइंट से देख रहे हैं हम। इट इज एन एसेंशियल मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ नेसेसरी सब्सटेंस टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स। एनसीईआरटी की लाइन है ये, एनसीईआरटी की लाइन है ये। इट इज एन, यहां से पेन सेलेक्ट करता हूं मैं, पेन, इट इज एन एसेंशियल मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ नेसेसरी सब्सटेंस टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल। यह एक एसेंशियल, जरूरी मैकेनिज्म है बॉडी के लिए, जहां पर यह आवश्यक पदार्थों का, नेसेसरी सब्सटेंस का मूवमेंट करता है सेल से, एक सेल से दूसरी सेल तक, ठीक है, टू द सेल्स और फ्रॉम द सेल्स, सेल्स तक और सेल्स से। कहने का अर्थ है जैसे कि सेल्स तक अपन को पता है कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो एल्वुलाई से कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाती है। इस सेल से लेकर कैपिलरीज की सेल से जो एल्वुलाई के पास प्रेजेंट है, इस सेल से लेकर हर एक सेल्स तक पहुंचाई जाती है बॉडी की, अदर सेल्स तक। तो एक सेल से दूसरी सेल्स तक, तो टू द सेल्स, सेल्स तक, फ्रॉम द सेल्स, सेल से किसी अन्य सेल से। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं हार्मोन, हार्मोन भी ब्लड में मिक्स किए जाते हैं और अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, LH और FSH, इनका सिक्रेशन अपने पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा यह गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं। अब इन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन कहां हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड में, लेकिन इनको पहुंचाया कहां जाता है, टेस्टिस के अंदर वर्क करता है LH हार्मोन, ठीक है। तो यह सीक्रेट कहां हुआ, पिट्यूटरी में, लेकिन पहुंच कहां गया, टेस्टिस के अंदर। तो पहुंचाया किसने, ब्लड ने, बॉडी फ्लूइड ने पहुंचाया। तो एक सेल से दूसरी सेल तक पहुंचाने का कार्य यह ब्लड करता है। अपने टारगेट ऑर्गन तक किसी फ्लूइड को पहुंचाने का वर्क यह ब्लड करता है। तो बहुत सारे वर्क करता है ब्लड। तो इट इज द एसेंशियल मैकेनिज्म, जो सर्कुलेशन है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक एसेंशियल मैकेनिज्म है सर्कुलेशन। और किसके लिए एसेंशियल मैकेनिज्म है, मूवमेंट ऑफ नेसेसरी सब्सटेंस लाइक हार्मोन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह, ठीक है, टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स, एक सेल से दूसरी सेल तक, ठीक है।
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड्स within their bodies to transport such necessary materials। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कौन है? लाइक वर्टिब्रेट्स, जैसे कि हम मेमल्स, ह्यूमंस, या मान सकते हैं अपन बर्ड्स, या मान सकते हैं हम रेप्टाइल्स जैसे कि फ्रॉग मान सकते हैं, एम्फीबियंस, फिशेस मान सकते हैं, डिफरेंट टाइप की। ठीक है, तो ये सभी हायर वर्टिब्रेट है और यह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और इनके अंदर बॉडी फ्लूइड पाया जाता है। उनकी बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करने वाला एक फ्लूइड पाया जाता है, बॉडी फ्लूइड, जैसे कि ब्लड है, लिम्फ है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच नेसेसरी मटेरियल्स। बॉडी फ्लूइड्स कौन कौन से हो सकते हैं अपने पास? ब्लड हो सकता है, लिम्फ हो सकता है और हीमोलिम्फ हो सकता है। हीमोलिम्फ पाया जाता है इंसेक्ट्स के अंदर, हीमोलिम्फ पाया जाता है इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, इंसेक्ट्स के अंदर का जो फ्लूइड है वह कहलाता है हीमोलिम्फ। तो उनका बॉडी फ्लूइड कौन सा होता है? हीमोलिम्फ। मटेरियल कौन कौन से होते हैं जो कि ब्लड में मिक्स होके एक दूसरे स्थान पर पहुंचते रहते हैं? ठीक है, जो नेसेसरी मटेरियल हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे गैसेस में आपको भी अब हमने एग्जांपल लिया था एक, जैसे ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाना और सेल्स में बनी CO2 को वापस लंग्स तक छोड़ना ताकि हम उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर सकें। हार्मोन का एग्जांपल लिया था, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो LH और FSH हार्मोन है, यह बनते कहां हैं? पिट्यूटरी में बनते हैं, लेकिन पहुंच कहां जाते हैं? टेस्टिस के अंदर। तो कौन पहुंचा रहा है इनको पहुंचाता है ब्लड, बॉडी फ्लूइड पहुंचाता है। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज को हर एक सेल के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, अपनी एनर्जी बनाने के लिए, लेकिन हर एक सेल तक पहुंचाता कौन है? बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड पहुंचाता है उसको। एंड वेस्टेज भाई वेस्टेज को भी बाहर इलिमिनेट करना जरूरी है। वेस्टेज को बाहर इलिमिनेट करना क्यों जरूरी? क्योंकि हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए और यह बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शन को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए इनको बाहर करना जरूरी है। अब वेस्टेज हर एक सेल के द्वारा बनाए जाते हैं, तो हर एक सेल तो वेस्टेज को डायरेक्ट बॉडी सरफेस से बाहर तो रिलीज नहीं करेगी, तो हर एक सेल से बॉडी वेस्टेज को कलेक्ट करता है ब्लड और इनको एक्सक्रीटरी सिस्टम तक ले जाके छोड़ता है, जहां पर इनको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर वही रहेगा अपना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कैसे इन वेस्टेज को रिलीज किया जाता है बॉडी से, ये हम देखेंगे उसमें। तो आपको पता चल गया होगा इस फर्स्ट स्लाइड में कि सर्कुलेटरी सिस्टम और बॉडी फ्लूइड्स का क्या इंपोर्टेंस है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये चैप्टर हम देखेंगे इसमें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इस चैप्टर में हम क्या क्या मुख्य बिंदु देखने वाले हैं ये हमने स्लाइड पे शो किए हैं। यहाँ पर देखिए, हम इसमें सबसे पहले स्टडी करेंगे ब्लड के बारे में जानेंगे। भाई चैप्टर का नाम ही बॉडी फ्लूइड्स है, जब हम बॉडी फ्लूइड की स्टडी करेंगे तभी तो हम इनका सर्कुलेशन करेंगे, इसलिए सर्कुलेशन से पहले हमें बॉडी फ्लूइड का नॉलेज होना जरूरी है कि जो फ्लूइड हम सर्कुलेट कर रहे हैं वो फ्लूइड क्या क्या कंटेन करता है, उसका क्या कंपोजिशन है, उसका क्या यूज है। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे ब्लड। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ने भी सबसे पहले ब्लड के बारे में बोल रखा है, मतलब बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बोल रखा है, जो कि ब्लड और लिम्फ है। तो हम सिक्वेंशियली हम सबसे पहले ब्लड के बारे में नॉलेज लेंगे, उसके बाद लिम्फ के बारे में अपन कमेंटमेंट करेंगे, देन हम सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में बात करेंगे कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट पाया जाता है एनिमल्स के अंदर, देन उसके बारे में टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे कि एम्फीबियंस में कौन से टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है, फिशेस में कौन से टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है, इनके हार्ट में कौन कौन से टाइप के चेंबर प्रेजेंट है, हायर एनिमल्स लाइक बर्ड्स, मेमल्स, इनमें किस टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है, इनके हार्ट में कितने चेंबर है, ये हम टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन में देखेंगे। देन उसके बारे में हम सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे, सिंगल सर्किट और डबल सर्किट की बात करेंगे। देन हम स्टार्ट कर देंगे फिर अपना ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके बारे में हम जिसके अंतर्गत हम हार्ट की स्टडी करेंगे, हार्ट के बारे में हम नॉलेज लेंगे। देन उसके बारे में हम कार्डियक साइकिल की बात करेंगे कि हार्ट के अंदर जो साइकिल चलती है, कार्डियक साइकिल, हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है वो कितने टाइम में पंप कर देता है, कार्डियक साइकिल जो हार्ट के अंदर वॉल्व है जो हार्ट पंप करता है, कौन से चेंबर से ब्लड किस टाइम कौन से चेंबर में मूव कर जाता है, ये हम कार्डियक साइकिल में देखेंगे। ईसीजी के बारे में बात करेंगे, ईसीजी आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। रेगुलेशन, हार्ट बीट का रेगुलेशन, जो कार्डियक साइकिल है इसका रेगुलेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बीपी, ब्लड प्रेशर के बारे में हम बात करेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड, इस सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर अपने अंदर हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक है
या हाई बीपी, लो बीपी, इन सभी डिसऑर्डर की हम बात करेंगे, ठीक है। और पोर्टल सिस्टम की बात करेंगे हम। पोर्टल सिस्टम आपने नाम सुना होगा, इसकी भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करेंगे। हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम की भी बात करेंगे हम, ठीक है, कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। तो इतनी सारी हम बात करने वाले हैं, काफी बड़ा चैप्टर है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे डाउट क्लियर करेंगे, सारे पॉइंट अपने क्लियर करेंगे, एनसीईआरटी को बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ब्लड से। ब्लड, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। भाई ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। या फिर हम बोल सकते हैं कि ब्लड के अंदर मेनली हमको मिलता है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। और फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से, आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। इन तीनों के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे, पूरे ब्लड के बारे में हम बात करेंगे। तो ब्लड इक्वल टू हम बोल सकते हैं प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट। और फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड की क्लोटिंग कैसे होती है ये भी हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं। इट कंटेन्स 8% ऑफ आवर बॉडी वेट। अपने बॉडी वेट का लगभग 8% जो वेट होता है वह ब्लड के द्वारा योगदान दिया जाता है। अपने बॉडी वेट का लगभग 8% वेट किसका होता है, ब्लड का होता है। एन एडल्ट, एक एवरेज एडल्ट की बात कर रहे हैं, एन एडल्ट ह्यूमन पोसेसेस 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। एक नॉर्मल स्वस्थ नॉर्मल एवरेज वेट के ह्यूमन के अंदर लगभग 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड पाया जाता है। मतलब आप मान के चल सकते हैं 60 से 70 केजी का जो व्यक्ति होता है, 60 किलोग्राम से 70 किलोग्राम का जो व्यक्ति होता है, उसके अंदर लगभग 5 to 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। इट सर्कुलेट थ्रू आउट आवर बॉडी। ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और डिलीवरिंग नेसेसरी सब्सटेंस। नेसेसरी सब्सटेंस कौन कौन से, हार्मोन, विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, ठीक है, और गैसेस, ठीक है, वेस्टेज को भी तो एलिमिनेट किया जाता है। तो ये सब सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, कौन, ब्लड। ब्लड के द्वारा सर्कुलेट किए जाते हैं, ये अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। तो इट सर्कुलेट्स थ्रू आउट आवर बॉडी। बॉडी पूरी ब्लड पूरी बॉडी में फैला रहता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और साथ ही साथ ये डिलीवर करता है नेसेसरी सब्सटेंस लाइक हार्मोन, विटामिन, मिनरल्स, ग्लूकोज, गैसेस इत्यादि टू टिश्यू एंड सेल्स। अलग अलग डिफरेंट बॉडी के वेरियस टाइप के टिश्यू के पास पहुंचाते हैं ये सारे सब्सटेंस, नेसेसरी सब्सटेंस, या वेरियस टाइप की सेल्स के पास पहुंचाए जाते हैं ये सभी आवश्यक तत्व, और वहां पर बने वेस्टेज को एलिमिनेट किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम तक ले जाया जाता है ब्लड के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। प्लाज्मा की बात कर रहे हैं हम। ब्लड के अंदर कौन पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। कितना पाया जाता है, लगभग 55% प्लाज्मा पाया जाता है, और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट पाए जाते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट और 55% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड के अंदर। प्लाज्मा दिखने में कैसा लगता है, ये डायग्राम देखिए आप, फोटो देखिए, इमेज देखिए, यहाँ पर ये प्लाज्मा है। अभी पेंडेमिक टाइप का ही पेंडेमिक जो चल रहा है इसी टाइम का पिक्चर है ये। प्लाज्मा इस टाइप का रहता है, ठीक है। और प्लाज्मा इज ए स्ट्रो कलर, नजर आ रहा है आपको, विस्कस फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूएंट नियरली 55% ऑफ द ब्लड। ब्लड का लगभग 55% क्या होता है, उसके अंदर प्लाज्मा होता है, और इसमें भी 90 से लेकर 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8%। भाई जो प्लाज्मा है ना 55%, जो 55% प्लाज्मा है ब्लड के अंदर, इसमें से भी लगभग 90 से लेकर 92% क्या है, वाटर है, और शेष 6 to 8% क्या है, प्रोटीन है, ब्लड की प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन परसेंट होती है। तो लगभग ब्लड का 55% तो कौन है, प्लाज्मा है, और उस प्लाज्मा का भी लगभग 90 से लेकर 92% कौन है, वाटर है, और शेष 6 to 8% क्या है, प्रोटीन है। देखिए कौन कौन सी प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुलिन आर द मेजर प्रोटीन ऑफ द ब्लड। फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लोटिंग ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड। फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड की क्लोटिंग
भाई ब्लड क्लोटिंग होती है ना अपने, कभी वाउंड हो जाता है, ट्रोमा कंडीशन आ जाती है, या बोल सकते हैं चोट लग जाती है, तब आपने देखा वहां पे एक हार्ट पार्ट जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड, आने वाली स्लाइड में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है ना, वो किसके लिए आवश्यक है? ब्लड की क्लोटिंग के लिए आवश्यक है, वह आवश्यक है कोगुलेशन के लिए। ठीक है, और ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्राइमरीली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म पाया जाता है। फर्स्ट लाइन जो डिफेंस होता है ग्लोबुलिन प्रोवाइड करवाता है बॉडी को। ठीक है, और ग्लोबुलिन पूरे ब्लड में फैला हुआ है, ब्लड प्रोटीन है, और डिफेंस में वर्क करता है। यदि कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए तो उसके खिलाफ वर्क करता है, या कोई अपने बैक्टीरिया आ जाए, जर्म्स आ जाए तो उनसे लड़ने में यह मदद करता है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। द एल्ब्यूमिन, द एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखना, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखने में वर्क करता है एल्ब्यूमिन, विशेष योगदान देता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक, प्लाज्मा also contain small amount of minerals like sodium ion, calcium ion, magnesium ion, bicarbonate ion, chloride ion, etc. ठीक है, ये मेन इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स इत्यादि पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स are also present in the plasma as they are always in transit in the body. Transit in the body का मतलब है हमेशा बॉडी में बने रहते हैं, हमेशा बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जारी रहता है इनका, हमेशा बने रहते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये क्योंकि हम खाना खा रहे हैं, खाने से हमको ग्लूकोज मिलता है, उससे एनर्जी मिलती है, और हमेशा यहाँ ब्लड में बना रहता है ग्लूकोज लेवल। ठीक है, फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। भाई जो ब्लड की क्लोटिंग होती है, जहां चोट लगती है वहां ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, तो उसके लिए आवश्यक फैक्टर किसमें मिश्रित होते हैं? प्लाज्मा के अंदर। फैक्टर फॉर कोगुलेशन एंड क्लोटिंग, क्लोटिंग और कोगुलेशन एक ही बात है, जो आप आम लैंग्वेज में बोलते हैं करोट आ जाता है। ठीक है, या हार्ट पार्ट जनरेट हो जाता है जहां पर चोट होती है, तो किस वजह से होती है? वो ब्लड की रिएक्शंस की वजह से होती है। जो कोगुलेशन रिएक्शंस होती हैं, जो क्लोटिंग रिएक्शंस होती हैं, उनके द्वारा वह हार्ट पार्ट जनरेट होता है, ताकि लॉस ऑफ ब्लड या ब्लड का जो सिक्रेशन होता है उस जगह से, उसको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो फैक्टर फॉर कोगुलेशन एंड क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक्टिव कब होते हैं? जब चोट लगती है। प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ये टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखना, ये नीट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज सीरम, व्हाट इज सीरम, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीरम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन में अपन को स्टेटमेंट दे सकते हैं कि आरबीसी विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, या फिर बोल दिया जाए यहां पर वाटर विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो सही स्टेटमेंट क्या रहेगा? प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करेंगे। भाई ब्लड के अंदर कितने परसेंट प्लाज्मा है? प्लाज्मा कितना परसेंट है? 55%। शेष 45% क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। अब फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करेंगे हम। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट क्या बोल सकते हैं? रेड ब्लड सेल, मतलब आरबीसी की बात कर रहे हैं। Erythrocytes are the most abundant of all the cell in blood. ब्लड में जितनी भी सेल प्रेजेंट हैं उसमें से सबसे ज्यादा नंबर किसका पाया जाता है? इरिथ्रोसाइट, आरबीसी का पाया जाता है, रेड ब्लड सेल का पाया जाता है। ठीक है, और आरबीसी आपको पता ही होगा, आरबीसी जो हीमोग्लोबिन ब्लड पिगमेंट, अपना जो ऑक्सीजन को कैरी करता है पिगमेंट हीमोग्लोबिन, उसको कंटेन करती है आरबीसी। ठीक है, A healthy adult man has on an average 5 to 5.5 million of RBC mm per cube of blood. ठीक है, एक हेल्दी एडल्ट मैन के अंदर लगभग ऑन एन एवरेज मान सकते हैं कि 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी mm क्यूब ऑफ ब्लड पाई जाती है। मतलब आप इसको बोल सकते हैं माइक्रोलीटर, माइक्रोलीटर। ठीक है, इस यूनिट को आप बोल सकते हैं 5 to 5 मिलियन
पर माइक्रोलीटर। इस प्रकार आप शो कर सकते हैं इसको। किस प्रकार? यहां पर लिखा है, जैसे आप लिख सकते हैं इसको 5 to 5.5 मिलियन पर माइक्रो लीटर, या फिर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, यहां पर लिखता हूं 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं mm क्यूब। आप जो पर है इस mm क्यूब को ऊपर लाते हैं हम, इसको इंटू कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा 3। तो इस प्रकार दिखाया गया है यहाँ पर, एनसीईआरटी की लाइन है ये। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम कि जो माइक्रोलीटर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं लगभग 5 to 5.5 मिलियन ऑफ सेल्स आरबीसी। जो आरबीसी एक टाइप की सेल्स है और लगभग 5 से 5.5 मिलियन पाई जाती हैं। ये कितनी मात्रा में ब्लड की? माइक्रोलीटर मात्रा में, माइक्रोलीटर मात्रा में प्रेजेंट होती है। माइक्रोलीटर मींस आप बोल सकते हैं माइक्रोलीटर मींस 0.0001 माइक्रोलीटर। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आरबीसी न्यूक्लियस एब्सेंट। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बाइकॉनकेव होती है। बाइकॉनकेव मतलब अवतल, बाइकॉनकेव मतलब अवतल। जो लेंस देख पड़े हैं आपने, जैसे ऐसे, ये तो होता है उत्तल लेंस, ये होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो बाइकॉनकेव मतलब इस प्रकार अंदर से पिचकी हुई, इस प्रकार आप डायग्राम में देख सकते हैं आरबीसी किस टाइप की दिखती है। ये देखिए आप, ये अंदर की तरफ झुकी हुई, अंदर की तरफ इनमें गर्त है, अंदर की तरफ गर्त है। ये देखिए यहां पर गर्त है, ठीक उसी प्रकार ऐसे भी गर्त रहेगा, तो हो जाएगी ना बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसी कारण न्यूक्लियस एब्सेंट होने के कारण यह डिवाइड नहीं करती है, यह सेल डिवाइड नहीं करती है, क्योंकि सेल के डिवाइड होने के लिए उसमें न्यूक्लियस जरूरी है। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो ये डिवाइड नहीं करती है, इसलिए हमको ब्लड डोनेट करने की जरूरत होती है। जिस पेशेंट के अंदर ब्लड की कमी आ जाती है उसको ब्लड चढ़ाया जाता है, क्योंकि उसकी ब्लड सेल डिवाइड नहीं करती है। एक बार जो कमी आ गई तो कमी बनी ही रहेगी। ठीक है, ब्लड सेल, किसी इंसान के अंदर ब्लड का लॉस हो गया है तो उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, या फिर अगर ब्लड बनेगा तो बोन मैरो में बनेगा। ब्लड बनता कहां पर है? बोन मैरो में बनता है, लाल अस्थि मज्जा के अंदर बनता है ब्लड। ठीक है, ब्लड लाल अस्थि मज्जा के अंदर बनता है। और ब्लड कौन, कहने का अर्थ ब्लड कौन? आरबीसी। आरबीसी कहां बनती है? लाल अस्थि मज्जा के अंदर। ठीक है, जनरली वहां पर बनती है। और आगे जब आरबीसी बन जाती हैं तो यह फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं, आरबीसी कभी डिवाइड नहीं करती हैं। यह अपनी संख्या उतनी ही रहती है जितनी ये वहां से फ्रेगमेंटेशन के थ्रू लाल अस्थि मज्जा से बनकर आई है। ठीक है, इसलिए अगर किसी इंसान में ब्लड लॉस हो जाता है तो तुरंत तो वहां पर लाल अस्थि मज्जा में ब्लड तो बनना शुरू स्टार्ट नहीं होगा, तुरंत तो इतना डिवीजन होगा नहीं वहां पर उन सेल्स का। ठीक है, मतलब रेड बोन मैरो में तुरंत जो नेसेसरी ब्लड है वो तो बनेगा नहीं, इसलिए हमको बाहर से चढ़ाना पड़ता है ब्लड। ठीक है, थोड़ी बहुत मात्रा में स्प्लीन में पाया जाता है, उसको हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं। स्प्लीन जो स्ट्रक्चर होती है प्लीहा, उसमें लगभग 200 से 300 ml ब्लड स्टोर रहता है। जब कभी अपन को इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो वहां से रिलीज हो जाता है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में अगर लॉस हो गया है तो फिर ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सो ये डिवाइड नहीं करती है। बाइकॉनकेव इसका शेप होता है। दे हैव अ रेड कलर, रेड कलर की होती है, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स आरबीसी। इसीलिए इसका नेम आरबीसी है, मतलब रेड ब्लड सेल्स। क्यों? क्योंकि ये आयरन कंटेंट की होती हैं, इस वजह से इसकी रेड अपीयरेंस होती है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन अपना ब्लड पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। A healthy individual, a healthy individual has 12 to 16 ग्राम of hemoglobin in every 100 ml। हर एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर लगभग 12 से 16 ग्राम कौन पाया जाता है? एचबी, हीमोग्लोबिन। कितनी ब्लड की मात्रा में? 100 ml ब्लड में, पर 100 ml ब्लड में। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हैं कि हर एक 100 ml की जो यूनिट है ब्लड की, उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट होगा? लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पान ऑफ 120 डेज। 120 दिन की इसकी लाइफ स्पान पाई जाती है, उसके बाद यह डेड हो जाती हैं। और डेड होने के बाद इसको स्टोर किया जाता है स्प्लीन के अंदर, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ डेड आरबीसी या
आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है स्प्लीन को। वहां पर डेड आरबीसी को स्टोर किया जाता है, क्योंकि इनकी लाइफ कितनी होती है, लाइफ स्पान कितना होता है 120 दिन। देन उसके बाद वापस नई बनती है, कहां से बनती है, रेड बोन मेरो में, ठीक है, लेकिन डिवाइड नहीं करती है यार। ओके, आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, 120 दिन के बाद दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ल्यूकोसाइट की बात करते हैं। ल्यूकोसाइट ये सेकंड नंबर का फॉर्म्ड एलिमेंट है। फर्स्ट नंबर का फॉर्म्ड एलिमेंट कौन था, ये इरिथ्रोसाइट। सेकंड नंबर का फॉर्म्ड एलिमेंट ल्यूकोसाइट। आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से कलरलेस होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन सिर्फ आरबीसी में पाया जाता है। दे आर न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड आर रिलेटिवली लेजर इन नंबर, रिलेटिवली किससे, आरबीसी से यह नंबर में कम होती है। एवरेज 6 to 8,000 पर mm क्यूब, 6 to 8,000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, या बोल सकते हैं माइक्रोलीटर। पर माइक्रोलीटर ब्लड में इनका नंबर होता है 6000 से 8000। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लाइफ, शॉर्ट लाइफ होती है इनकी। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसी, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट क्यों बोल रहे हैं, ग्रेन्युलोसाइट से मतलब है कि जो इनकी स्ट्रक्चर है उसके अंदर ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, और एग्रेन्युलोसाइट में यह ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है और बहुत ही फ्यू नंबर में पाई जाती है, बहुत ही कम रेंज में पाई जाती है। अब ग्रेन्युलोसाइट कौन कौन सी है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। एग्रेन्युलोसाइट कौन है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। डायग्राम में देखिए एग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट कौन कौन सी है, एसिनोफिल, ठीक है, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। ओके, देन आप अगर ये एग्रेन्युलोसाइट देखेंगे तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो एग्रेन्युलोसाइट टू टाइप की है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट फर्दर फिर टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, ठीक है। इनको एग्रेन्युलोसाइट क्यों बोल रहे हैं, आप डायग्राम में देखेंगे कि स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी किसी भी टाइप का ग्रेन्यूल नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, ग्रेन्यूल लाइक पार्टिकल नहीं पाया जा रहा है। लेकिन ग्रेन्युलोसाइट में देखेंगे अगर आप इसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स में, तो स्ट्रक्चर के अंदर आपको डॉट डॉट टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रही है, मतलब ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं, इसलिए इनको ग्रेन्युलोसाइट बोल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप ग्रेन्युलोसाइट्स में देखेंगे एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स में, तो उनका न्यूक्लियस आपको लोब शेप नजर आएगा, बंटा हुआ नजर आएगा, डिवाइडेशन नजर आएगा, उसका अलग अलग लोब पाए जा रहे हैं। लेकिन आप एग्रेन्युलोसाइट में देखेंगे, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट में, तो वहां पर स्फेरिकल शेप इनका न्यूक्लियस पाया जाता है। तो एक डिफरेंस ये भी होता है इनमें। चलिए इनको एक एक को स्टडी करते हैं। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स, लगभग 60 to 65% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। भाई टोटल डब्ल्यूबीसी में 5 टाइप की सेल्स पाई जा रही हैं अपने पास, 3 तो ग्रेन्युलोसाइट और 2 एग्रेन्युलर। उसमें हम बात कर रहे हैं न्यूट्रोफिल्स की। फर्स्ट नंबर दे देता हूं मैं यहां पर न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल, लगभग 60 से 65% पाई जाती है टोटल आरबीसी की। एंड बेसोफिल्स, सेकंड नंबर देता हूं मैं बेसोफिल को। बेसोफिल आर द लिस्ट, सबसे कम नंबर में पाई जाती हैं ये अमंग देम डब्ल्यूबीसी के अंदर, लगभग कितनी 0.5 से लेकर 1% पाई जाती हैं। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, किस किस की बात करें, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, ये न्यूट्रोफिल और ये मोनोसाइट, यहां से ले लिया। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट का लगभग 6 से 8% अमाउंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट का लगभग 6 से 8% भाग, ठीक है, टोटल भाग नहीं, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स का लगभग 6 से 8% भाग फेगोसाइटिक नेचर का होता है, फेगोसाइटोटिक नेचर का होता है। फेगोसाइटिक नेचर मतलब भक्षण कर जाती हैं या फॉरेन पार्टिकल्स का, जो हार्मफुल पदार्थ होते हैं, जो डेड सेल होती है, उनका भक्षण कर लिया जाता है इन सेल्स के द्वारा। किनके द्वारा, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स के द्वारा, ठीक है। तो फेगोसाइटिक जो प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा शो किया जाता है, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा और मोनोसाइट्स के द्वारा। विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, इंटरिंग द बॉडी, बॉडी में इंटर करके, ठीक है। बेसोफिल की बात करते हैं। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, बेसोफिल हमने यहां पर नाम दिया बेसोफिल, ये सेकंड नंबर, इसकी बात कर रहे हैं। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन, ये पदार्थ इसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। भाई कहीं अगर आपको चोट लग गई, घाव हो गया,
तो वहां पर यह ब्लड कैपिलरीज में सीक्रेट किए जाते हैं, जो कि वहां पर सूजन पैदा करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपोरिन, तीनों किसके द्वारा सीक्रेट किए जा रहे हैं? बेसोफिल के द्वारा, जो कि एक ग्रेन्युलोसाइट है, मतलब डब्ल्यूबीसी का एक भाग है। किस टाइप का? ग्रेन्युलर टाइप का। ठीक है, एसिनोफिल्स की अगर बात करें हम, एसिनोफिल में यहां पर थर्ड नेम देता हूं एसिनोफिल को, एसिनोफिल थर्ड नेम। एसिनोफिल 2 से 3% पाई जाती है। रजिस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के प्रति रेजिस्टेंस पैदा करती है, इन्फेक्शन होने से बचाती हैं एसिनोफिल्स। एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, जो एलर्जिक रिएक्शन होती है उनमें भी यह अपना इंपॉर्टेंट योगदान देती हैं। लिम्फोसाइट की अगर बात करें, लिम्फोसाइट 20 से 25% होती हैं। आर ऑफ टू मेजर टाइप्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनती हैं और टी लिम्फोसाइट थाइमस में बनती हैं। ठीक है, और यह हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। कौन? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये दोनों टाइप की, टी एंड बी, ये दोनों टाइप की लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट कितने परसेंट भाग कैरी करती हैं? 20 से 25। दो मेजर टाइप है इनकी, बी एंड टी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनती है, टी लिम्फोसाइट थाइमस में बनती है। दोनों ही टाइप की लिम्फोसाइट हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट अगर बात करें हम तीसरे नंबर के फॉर्म्ड एलिमेंट की, थर्ड नंबर का प्लेटलेट, आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आर सेल फ्रेगमेंट, सेल फ्रेगमेंट होते हैं प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट, स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट। उनके फ्रेगमेंटेशन से, उनसे टूट टूट कर बनती है प्लेटलेट। देखिए स्ट्रक्चर में कैसी होती है, ये रही प्लेटलेट, आप डायग्राम में देखें तो ये प्लेटलेट्स हैं। ये क्या है? प्लेटलेट है, ये प्लेटलेट्स हैं। ये देखिए, ये जो कांटेदार नजर आ रहा है ये प्लेटलेट्स हैं। और ये क्या है? रेड ब्लड सेल्स है। भाई एक ब्लड वेसल्स लिया हमने, ये ब्लड वेसल, इसका सेक्शन कटिंग किया, ठीक है, तो इससे इसका फ्लो बार आ गया। अब फ्लो बार आ गया तो उसमें हमको क्या क्या देखने को मिला? देखिए ये रेड ब्लड सेल मिल गई आपको, ये प्लेटलेट नजर आ गई, प्लाज्मा नजर आ गया, व्हाइट ब्लड सेल नजर आ रही है आपको ब्लू कलर की, ठीक है, और ये ब्लड वेसल से इसका फ्लो हमने यहाँ पर सेक्शन कटिंग की और इसका फ्लो देखा, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अगले स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm क्यूब। ठीक है, पर mm क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूबिक मिलीमीटर, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पर 100 ml में लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट पाई जाती है। ठीक है, ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm क्यूब या पर क्यूबिक मिलीमीटर, या बोल सकते हैं हम पर 100 ml में लगभग 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट पाई जाती हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए, क्लोटिंग के लिए। ठीक है, प्लेटलेट कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, प्लेटलेट के द्वारा एक वेराइटी ऑफ सब्सटेंस सीक्रेट किए जाते हैं जो कि कोगुलेशन और क्लोटिंग की रिएक्शन में योगदान देते हैं, उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। ठीक है, a reduction in their number can lead the clotting disorder which will lead to excessive loss of blood from the body। अगर प्लेटलेट का काउंट यहां पर कम हो जाता है तो फिर क्लोटिंग बनने में यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, और अगर ज्यादा ही प्लेटलेट का यहां पर संख्या गिर चुकी है तो क्लोटिंग नहीं हो पाएगी ब्लड की, और अगर कहीं अगर अपन को बाई चांस चोट लग चुकी है तो फिर वहां पर ब्लड फ्लो को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। मतलब जो खून, जो रक्त की हमको हानि होगी उस घाव से, वहां पर थक्का नहीं बनने की वजह से ब्लड का ज्यादा लॉस हो जाएगा। किस वजह से? क्योंकि ब्लड में अगर प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये बात की हमने प्लेटलेट की। देन अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। भाई ब्लड जब हम पढ़ते हैं तो ब्लड ग्रुप की जरूर बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से टाइप के होते हैं। विश्व में डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, बहुत सारे,
जैसे एबीओ एक जनरल टाइप का है और मोस्ट हम मानते हैं इसको एमएन टाइप का भी है, अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो हम जनरली स्टडी में एबीओ ग्रुपिंग पढ़ते हैं। ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स थ्रू इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन। Various types of grouping of blood has been done. To such grouping, the ABO and RH are widely used all over the world. ठीक है, ये पूरे विश्व में यूज किए जाते हैं। ABO grouping is based on presence of or absence. ABO grouping is based on the presence and absence of two surface antigen. Two surface antigen कौन कौन से? A and B that can induce immune response। भाई एंटीजन कौन है? एंटीजन एक ऐसी स्ट्रक्चर मान सकते हैं आपको जो कि कैन इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स, उसको हम बोलेंगे एंटीजन। भाई ऐसी स्ट्रक्चर या ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो कि अपनी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को या इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस कर सके, उसको उत्तेजित कर सके। ठीक है, तो एंटीजन दो टाइप के होते हैं, ए एंड बी। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑन द आरबीसी। आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के सरफेस के ऊपर दो टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं, ए एंड बी। उसके आधार पर हमने एबीओ ग्रुपिंग दी है। सिमिलरली the plasma of different individual contain two natural antibodies। एंटीबॉडीज कौन है? एंटीबॉडी कौन है? एंटीबॉडी इसको लिख सकते हैं अपन, कैन प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन के खिलाफ अगर एंटीबॉडी बन जाए तो उसको हम एंटीबॉडी बोलेंगे वास्तविक। अगर एंटीजन के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है तो फिर वह एंटीबॉडी नहीं कहलाएगी। ठीक है, एक टाइप का मटेरियल सीक्रेट किया जाता है, प्रोटीन सीक्रेट की जाती है एंटीबॉडी के द्वारा। ठीक है, उस फॉरेन पार्टिकल के संदर्भ में। ठीक है, तो सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कौन? जो कि प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं एंटीजन के रेस्पॉन्स में। अभी समझेंगे हम इसको आगे। चलिए देखते हैं ब्लड ग्रुप। भाई आपको ब्लड ग्रुप ए नजर आ रहा होगा, ये फर्स्ट। इसमें आपको रेड ब्लड सेल का टाइप है, ये ए रेड ब्लड सेल नजर आ रही है आपको, ये आरबीसी। इसके ऊपर लगे हुए एंटीजन ए, ये सब एंटीजन ए लगे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप ग्रुप बी में देखेंगे तो ये एंटीजन बी लगे हुए हैं, और अगर आप ग्रुप ए बी में देखेंगे तो एंटीजन ए बी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। एंटीजन ए बी प्रेजेंट है जो आपको फर्स्ट डायग्राम में मिला था, यहाँ पर जो सेकंड डायग्राम में मिला था एंटीजन बी, वो भी प्रेजेंट है। मतलब गोलाकार और भुजाकार, चार भुजाकार। ठीक है, दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। कौन से ब्लड ग्रुप में? ए बी ग्रुप में। और अगर आप ओ ग्रुप देखेंगे तो यहां पर एंटीजन एब्सेंट है, ओ ग्रुप में एंटीजन एब्सेंट होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप प्लाज्मा की बात करेंगे, रेड ब्लड सेल की बात कर ली, अब प्लाज्मा की बात करेंगे हम, प्लाज्मा की, तो यहां पर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है बी। ए ग्रुप के अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है? बी। और बी ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है ए। और ए बी ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी एब्सेंट होती हैं। और ओ ग्रुप के अंदर एंटी ए एंड एंटी बी दोनों ही टाइप की एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है? एक बार और क्लियर करते हैं। फर्स्ट कॉलम है यहां पर रेड ब्लड सेल का, आरबीसी का, और सेकंड कॉलम है यहां पे प्लाज्मा का। अब रेड ब्लड सेल में आप देखेंगे कि ग्रुप ए में सभी एंटीजन ए हैं, और ग्रुप जिसका ग्रुप बी है ब्लड ग्रुप, उसमें एंटीजन बी प्रेजेंट है, और जिसका ग्रुप ए बी है उसमें एंटीजन ए बी, और जिसका ग्रुप जीरो है उसमें एंटीजन एब्सेंट है। एंटीजन के एब्सेंस होने की वजह से ही इसको ग्रुप जीरो बोला गया है, क्योंकि कोई एंटीजन एब्सेंट नहीं है, इसलिए इसको ग्रुप जीरो बोला गया है। ठीक है, जीरो एंटीजन। और इसी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के प्लाज्मा में, जो ब्लड ग्रुप ए है, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है? बी। एंटीबॉडी प्रेजेंट है यहां पर बी। और अगर आप देखें ब्लड ग्रुप बी वाले के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है ए, और ए बी के अंदर एंटीबॉडी एब्सेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ओ ग्रुप वाले के अंदर एंटीबॉडी ए बी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। ठीक है,
यहां पर देखिए आप, एंटीजन ओनली ए प्रेजेंट है, बी वाले में एंटीजन बी, और ए बी वाले में एंटीजन ए एंड बी दोनों, और ओ वाले में एंटीजन नन, नील, यहां पर एंटीजन एब्सेंट है। अब हम ग्रुपिंग करते हैं। चलिए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, एंटीजन कौन कौन सा, जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है। ठीक है, अभी हमने टेबल में देखा है, ए के लिए एंटीजन ए, बी के लिए एंटीजन बी, और ए बी के लिए ए बी, और ओ में एंटीजन एब्सेंट है। ठीक है, अगर हम इसी व्यक्ति के अंदर इसके प्लाज्मा की बात करेंगे तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी है, ए के अंदर एंटीबॉडी बी रहेगी, और बी के अंदर एंटीबॉडी ए, और ए बी के अंदर एंटीबॉडी नील, कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती है, और ओ वाले के अंदर एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, अब कौन किसको ब्लड दे सकता है, ये बात हम करने वाले हैं। भाई, जब ए का ब्लड हम ए वाले को चढ़ाएंगे तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है क्या, नहीं, मतलब ए वाले का ब्लड ग्रुप अगर ए वाले को चढ़ाएंगे तो ए के प्रति वहां पर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, मतलब वह उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ए वाले का ब्लड हमने चढ़ा दिया बी वाले को, तो बी वाले के अंदर आप पाएंगे जिसका ब्लड ग्रुप बी है, देखिए इसका ब्लड ग्रुप बी है, इसके अंदर अगर आप एंटीबॉडी देखेंगे तो ए प्रेजेंट है। अगर आपने बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ए ब्लड ग्रुप वाला अगर ब्लड चढ़ा दिया तो उसके प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट थी, उसके प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट थी, एंटी ए, क्योंकि आपने बी वाले को, भाई आपने किसी व्यक्ति का, ये तो है रेसिपिएंट, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसका ब्लड ग्रुप मान सकते हैं बी, और ये है डोनर, इसका ब्लड ग्रुप है ए। अब बी के अंदर एंटीजन कौन है, बी, ये तो हो गया एंटीजन, और एंटीबॉडी कौन है, ए प्लाज्मा के अंदर। अगर आपने इसको ए का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, मतलब ए के खिलाफ यहां पर प्रोटीन बनाई जाएगी और इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि बी वाले के प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है और आपने ए एंटीजन ला दिया उसके ब्लड के अंदर, मतलब बी ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया आपने, ए टाइप का ब्लड चढ़ा दिया, तो बी वाले के प्लाज्मा में, रेसिपिएंट के प्लाज्मा में प्रेजेंट एंटीबॉडी ए उस एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडी मतलब प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी और वहां पर क्लोटिंग हो जाएगी ब्लड की, मतलब गुच्छे बन जाएंगे और उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, उसके ब्लड बोल सकते हैं फट जाएगा या बोल सकते हैं गुच्छे बन जाएंगे। ठीक है, तो हम ब्लड डोनेट करते टाइम विशेष ध्यान रखते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन सा ब्लड चढ़ाना है, जिसका ग्रुप जो रहेगा वही ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है। साथ ही हम आरएच फैक्टर भी देखते हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आरएच फैक्टर की बात करेंगे, आरएच फैक्टर भी मिलान किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी को ब्लड ग्रुप चढ़ा रहे हैं तो उसका ब्लड ग्रुप जांचना जरूरी है। अगर सामने वाले का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको ए ही लगेगा, बी क्यों नहीं लगेगा, अगर उसको बी लगा दिया तो ए वाले के अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, बी, तो वो बी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा और ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी और उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको हम ए का चढ़ा सकते हैं और जीरो का चढ़ा सकते हैं। भाई जीरो का क्यों चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जीरो के प्लाज्मा में अगर आप देखेंगे, जीरो के प्लाज्मा में तो वहां पर प्रेजेंट है, वहां पर क्या प्रेजेंट है, एंटी ए और एंटी बी प्रेजेंट है एंटीबॉडी, लेकिन उसके अंदर एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। भाई एंटीबॉडी तो प्रेजेंट है लेकिन एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है, और एंटीबॉडी किसे कहते हैं, जो एंटीजन के खिलाफ प्रोटीन प्रोड्यूस करे। लेकिन जब ओ ग्रुप वाले के अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो उस किसी भी एंटीजन की एब्सेंस की वजह में वहां पर कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, कोई प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगा। भाई उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी तो प्रेजेंट है, ए एंड बी दोनों टाइप की, लेकिन जीरो जो ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप या जीरो ब्लड ग्रुप, उसके अंदर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन एब्सेंट है और एंटीबॉडी किसके संदर्भ में बनती है, एंटीजन के संदर्भ में। जब उसके अंदर एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो हम किसी को भी चढ़ा सकते हैं, ओ ब्लड ग्रुप हम किसी को भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओ हम हर एक टाइप के चढ़ा सकते हैं।
ओ हम ए को भी चढ़ा सकते हैं, ओ हम बी को भी चढ़ा सकते हैं, ओ हम ए बी को भी चढ़ा सकते हैं, ओ हम ओ वाले को भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप हम सभी को चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको यहां पर नजर आ गया कि ओ ब्लड ग्रुप हम सभी को चढ़ा सकते हैं। क्यों चढ़ा सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर एंटीजन एब्सेंट है। जब एंटीजन एब्सेंट है तो ओ ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा उस रेसिपिएंट के द्वारा, और उसके अंदर कोई प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगी इसके खिलाफ, ठीक है, और वह इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप कॉलम बी में देखेंगे, बी वाली रो में देखेंगे, तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर एंटीजन बी प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी ए, और उसका डोनर कौन रहेगा? वह बी का बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। भाई ओ तो सार्वत्रिक डोनर है, यूनिवर्सल डोनर, सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे हम ओ को। अगर आप थर्ड रो में देखेंगे तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके अंदर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। भाई जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, मतलब वह ए के खिलाफ भी एंटीबॉडी बना सकता है और वह बी के खिलाफ भी एंटीबॉडी बना सकता है, ठीक है। वह दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी बना सकता है। एंटीजन उसमें ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन उसमें बी भी प्रेजेंट। लेकिन अगर उसको ए बी चढ़ा दिया, ए और बी चढ़ा दिया, एंटीजन उसके अंदर ए बी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट, लेकिन अगर उसको ए बी चढ़ा दिया तो वह एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि स्वयं का स्वयं को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अगर उसको ए बी चढ़ा दिया तो ए बी के अंदर एंटीजन ब्लड ग्रुप, अगर किसी को ब्लड ग्रुप ए बी चढ़ा दिया तो एंटीजन भी प्रेजेंट है उसमें और एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके अंदर एंटीबॉडी ए बी एब्सेंट है और बी भी एब्सेंट है। आप कॉलम में देखिए ए बी वाले के अंदर उसके प्लाज्मा में कोई किसी भी टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं, तो आप उसको ए बी टाइप का अगर ब्लड ग्रुप चढ़ाओगे, ठीक है, ए बी टाइप का अगर ब्लड ग्रुप चढ़ाओगे तो भी ले लेगा, ए ब्लड ग्रुप चढ़ाओगे तो भी ले लेगा, बी ब्लड ग्रुप चढ़ाओगे तो भी ले लेगा। भाई जो ए बी ग्रुप है ना, आप यहां पर देखिए ए बी ग्रुप के अंदर इसमें एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, लेकिन इस व्यक्ति के प्लाज्मा में, इस व्यक्ति के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो आप उसको चाहे ए चढ़ाओ चाहे बी चढ़ाओ, एंटीबॉडी तो है ही नहीं, तो प्रोटीन प्रोड्यूस हो गई नहीं, तो ब्लड की क्लोटिंग होएगी नहीं, मतलब वह किसी का भी ब्लड ले लेगा, ए बी किसी का भी ब्लड ले लेगा, क्योंकि उसके अंदर मना करने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है, मना करने वाला कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं। जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो मना करने वाला कोई है ही नहीं, तो कोई सा भी ब्लड चढ़ाओ आप। तो ए बी वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है। ए बी ब्लड ग्रुप जिसका है वह यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है। रेसिपिएंट का मतलब है ग्राही, सार्वत्रिक ग्राही। वह ए ब्लड ग्रुप भी ले सकता है, बी भी ले सकता है, ए बी भी ले सकता है और ओ भी ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी टाइप की एंटीबॉडी नहीं है प्रेजेंट है, तो प्रोटीन प्रोड्यूस होगी ही नहीं। तो ए बी को इसलिए हमने सार्वत्रिक ग्राही बोला, ठीक है। और ओ को सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर क्यों बोला ओ को? क्योंकि ओ के अंदर एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है। भाई हम जिस ओ को किसी बॉडी के अंदर भेज रहे हैं, भाई कोई एक पेशेंट है जिसका किसी भी टाइप का ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी कोई सा भी। अपने पास यहां पर 3 पेशेंट है, ए वाला, बी वाला और ए बी वाला। अब हम उसको ओ ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं, ए वाले को भी चढ़ा सकते हैं। क्यों चढ़ा सकते हैं? क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन है ही नहीं। भाई जब ओ के पास कोई एंटीजन है ही नहीं तो वह जो ब्लड ले रहा है व्यक्ति, उसका ब्लड उस एंटीजन, जब उसके ब्लड में कोई एंटीजन है ही नहीं, जिससे वह ब्लड ले रहा है उस ब्लड में कोई एंटीजन नहीं आ रहा है, तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं। एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनती है? जब कोई एंटीजन आता है। जब एंटीजन ही नहीं आ रहा है ब्लड के साथ तो वह उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसी प्रकार बी भी एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ओ के अंदर किसी भी टाइप के एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। तो आपको समझ में आई यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात। भाई यूनिवर्सल डोनर के अंदर तो क्या है कि यूनिवर्सल डोनर के अंदर क्या प्रेजेंट है कि उसमें एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। यूनिवर्सल डोनर के अंदर, यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ। उसके अंदर एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। एंटीजन नहीं प्रेजेंट होने की वजह से उसको किसी को भी चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनती। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों बोल रहे हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसको बोल रहे हैं? ए बी को बोल रहे हैं। यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसको बोल रहे हैं? ए बी को। अब ए बी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ए बी प्रेजेंट है एंटीजन, और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, ठीक है, ए बी के अंदर, ठीक है। आप देखो डायग्राम में, देखो इस वाले टेबल में जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। अब इसके अंदर आप देखेंगे एंटीजन ए बी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है।
लेकिन आप पाएंगे कि इसके अंदर एंटीबॉडी एब्सेंट है। भाई लेक ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एब्सेंट है तो कोई सा भी एंटीजन भेजो, एंटीबॉडी तो एब्सेंट है, आप एंटीजन कोई सा भी भेजो, एंटीबॉडी उसके अंदर एब्सेंट है तो किसी भी टाइप की प्रोटीन नहीं बनेगी। ठीक है, तो क्लियर। चलिए, तो एक तो सोई का सोई को दे सकते हैं, ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी, और जीरो, और जो जीरो है वो सभी को दे सकता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, सार्वत्रिक दाता बोलते हैं। और ए बी सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है, उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप, आरएच ग्रुपिंग। ठीक है, आरएच ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप की अगर बात करें हम, तो हमने एक तो ब्लड ग्रुप में एबीओ ग्रुपिंग देखी। भाई ब्लड ग्रुप जो है हम दो बातों में कंसीडर करते हैं, एक तो एबीओ ग्रुपिंग और एक आरएच ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब आरएच ग्रुपिंग क्या होती है? भाई आरएच फैक्टर बोलते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव। भाई हम जो ब्लड ग्रुप बोलते हैं ना, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, या बोलते हैं ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, या बोल सकते हैं ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। ठीक है, तो ओ तो क्या हो गया, ओ या बी या ए, ये क्या हो गया, ए बी ओ ग्रुपिंग। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो हम इन सब के ऊपर लिख रहे हैं, ये क्या है, ये आरएच ग्रुपिंग है। ये क्या है, ये आरएच ग्रुपिंग है। ओके, आरएच ग्रुपिंग बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, चलिए देखिए। अनदर एंटीजन, द आरएच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रिसस मंकी। भाई एक और एंटीजन मिला हमको, आरएच एंटीजन। अभी तो हमने तीन टाइप के एंटीजन देखे, ए बी ओ। ठीक है, मतलब दो टाइप के, ए एंड बी, ओ तो कोई एंटीजन है ही नहीं, दो टाइप के एंटीजन देखे। अब एक और एंटीजन मिला हमको, आरएच एंटीजन, जो किसमें मिला, रिसस मंकी में। रिसस मंकी का आरएच देखो आप, पहला आरएच रिसस मंकी में मिला यह, इसीलिए इसको आरएच बोलते हैं। आरएच क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह रिसस मंकी में मिला और रिसस मंकी के नेम में आरएच है आगे, इसलिए आरएच लिया गया है यहां से। ठीक है, तो अनदर एंटीजन, द आरएच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रिसस मंकी इज आल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी के सरफेस देखी थी हमने लास्ट इस वाले डायग्राम में, आप देखिएगा आरबीसी के सरफेस पे किसी पर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो किसी पर बी, तो किसी पर दोनों ए और बी, तो किसी पर एब्सेंट, जैसे ओ जीरो या ओ नेगेटिव, ओ ब्लड ग्रुप या जीरो ब्लड ग्रुप बोल सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन हमने रिसर्च में पाया कि लगभग 80% ह्यूमन के अंदर एक और एंटीजन पाया जा रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं आरएच एंटीजन। भाई ए एंड बी तो पाया जा रहा है, जो जा रही है, ए और बी तो है जो है ये, उसके अलावा एक और एंटीजन पाया जा रहा है जिसको बोल रहे हैं आरएच एंटीजन। आरएच क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले रिसस मंकी में देखा गया था, इसलिए इसको आरएच बोल रहे हैं। ठीक है, नाम वहां से आया इसका आरएच। तो एक और एक्स्ट्रा एंटीजन की प्रेजेंस की वजह से हम इसको बोलते हैं आरएच एंटीजन। ठीक है, ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। चलिए स्टेटमेंट पूरा करते हैं। अनदर एंटीजन, द आरएच एंटीजन सिमिलर टू प्रेजेंट इन रिसस मंकी is also observed on the surface of RBC of majority, nearly 80% of the human। 80% वर्ल्ड के 80% ह्यूमन के अंदर यह आरएच एंटीजन पाया जाता है। इसीलिए जिन ह्यूमन के अंदर यह आरएच एंटीजन पाया जाता है उनको आरएच पॉजिटिव, और जिनके अंदर यह एंटीजन एब्सेंट होता है उनको आरएच नेगेटिव बोलते हैं। भाई जो ग्रुपिंग देते हैं हम, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। पर बी पॉजिटिव किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि बी के अंदर बी एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन साथ ही साथ बी के अंदर बी एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक और एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन साथ ही साथ इसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन आरएच। एंटीजन आरएच की वजह से, एंटीजन आरएच की वजह से, एक तो हो गया बी एंटीजन, ये वाला बी मान लीजिए, और ये वाला मान लीजिए आरएच। इस एक्स्ट्रा आरएच एंटीजन की वजह से इसको बोलते हैं बी पॉजिटिव। बी पर पॉजिटिव क्या बताना है, आरएच एंटीजन की उपस्थिति। अगर बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है तो हम बी नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं, उसके ऊपर नेगेटिव क्या बता रहा है, उसमें आरएच एंटीजन की एब्सेंस बता रहा है। ठीक है, तो क्लियर है। सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड आरएच पॉजिटिव, जिसमें आरएच एंटीजन पाया जाता है। दोज इन होम दिस एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड आरएच नेगेटिव। ठीक है, an RH person if exposed RH positive blood will form special type antibody against the RH antigen। अगर हमने RH पॉजिटिव का ग्रुप RH नेगेटिव को चढ़ा दिया
मतलब किसी का ब्लड ग्रुप था बी पॉजिटिव और किसी का ब्लड ग्रुप था बी नेगेटिव, हमने बी पॉजिटिव वाले का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया बी नेगेटिव वाले को, मतलब आरएच वाले का ब्लड ग्रुप हमने जिसमें आरएच प्रेजेंट था उसका ब्लड ग्रुप हमने उस व्यक्ति को चढ़ा दिया जिसमें आरएच एंटीजन नहीं था, मतलब बी पॉजिटिव का जो ब्लड है बी पॉजिटिव ब्लड वो हमने बी नेगेटिव ब्लड को दे दिया, तो उसमें भी एंटीबॉडी बन जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बन जाएगी आरएच के खिलाफ भी। इसलिए हम यहां पर एंटीजन ए बी भी देखते हैं और एंटीजन आरएच भी देखते हैं। तो हम बी पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव को ही चढ़ाते हैं, बी नेगेटिव का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव को ही चढ़ाते हैं। क्लियर है बात? अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, एन आरएच नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज्ड टू आरएच पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द आरएच एंटीजन। ठीक है, देयरफॉर आरएच ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। जब ब्लड ट्रांसफर करते हैं तो आरएच ग्रुप को भी हम मैच करते हैं। भाई बी तो मिल गया हमको, बी ब्लड ग्रुप तो मिल गया, लेकिन अगर पेशेंट बी पॉजिटिव है तो हमको बी पॉजिटिव ही ब्लड चढ़ाना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। टर्मिनोलॉजी आती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलिस क्या होता है? एक टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है एग्जाम में। क्या होता है? ऑब्जर्व्ड बिटवीन द आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ ए प्रेग्नेंट मदर विद आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। भाई इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलिस एक कंडीशन है, एक कंडीशन का नेम है, ठीक है। कब ऑब्जर्व की जाती है? बिटवीन द आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ प्रेग्नेंट मदर विद आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ऑफ फीटस। ठीक है, अगर मदर का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव से मतलब है उसका ब्लड ग्रुप हो सकता है, माताजी का ब्लड ग्रुप हो सकता है बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है, ए बी नेगेटिव, किसी भी टाइप का नेगेटिव, ठीक है, आरएच नेगेटिव, और उसके फिटस बच्चे का जो गर्भ में पल रहा है उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है पॉजिटिव, हो सकता है पॉजिटिव, जैसे बी पॉजिटिव या बोल सकते हैं ए पॉजिटिव। ठीक है, ऐसी कंडीशन अगर बनती है कि मदर तो आरएच नेगेटिव है, मतलब किसी भी टाइप का नेगेटिव ब्लड हो सकता है, ठीक है, और उसका बच्चा, माताजी का बच्चा आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, तो यह कंडीशन देखने को मिलती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलिस। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। होती क्या है कंडीशन? आरएच एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। जब मदर की फर्स्ट प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है तो जो बच्चा था आरएच एंटीजन वाला, आरएच पॉजिटिव वाला बच्चा, आरएच एंटीजन से मतलब है आरएच पॉजिटिव बच्चा, जो बच्चा था जब उसकी डिलीवरी होएगी तो वहां पर ब्लड का जो एक्सपोज्ड होएगा ना ब्लड, वह मदर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, आरएच एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द आरएच ब्लड ऑफ द मदर। जब प्रेगनेंसी चल रही रहती है, जब प्रेगनेंसी होती है, जब गर्भावस्था होती है, तो दोनों की ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। ब्लड कौन कौन सा? माता का नेगेटिव, बच्चे का पॉजिटिव, एक्सपोज नहीं होता है। लेकिन जब डिलीवरी होती है तब यह ब्लड आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जब डिलीवरी होती है ना भाई, बच्चा कौन सा था? आरएच पॉजिटिव और माताजी आरएच नेगेटिव। जब प्रेगनेंसी चल रही रहती है ना तब दोनों के ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्लेसेंटा ब्लड की मिक्सिंग होने नहीं देती है। प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर पाई जाती है माता और बच्चे के बीच में, भोजन के आदान प्रदान, गैसेस के आदान प्रदान, आवश्यक सब्सटेंस के आदान प्रदान, वेस्ट मटेरियल के आदान प्रदान के लिए एक पाथवे पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। तो यह प्लेसेंटा दोनों के ब्लड की मिक्सिंग नहीं होने देती। तो फर्स्ट बेबी तो अच्छे से बन जाता है और डिलीवर हो जाता है, लेकिन डिलीवरी के टाइम दोनों के ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है आपस में, क्योंकि डिलीवरी के टाइम ब्लड लॉस होता है मदर का। ठीक है, तो ब्लड की मिक्सिंग होने के चांसेस फुल रहते हैं, क्योंकि हम वहां पे प्लेसेंटा को काटते हैं, तो दोनों के ब्लड की मिक्सिंग होने की चांसेस बढ़ जाते हैं और होती ही है जनरली। तो जब आरएच पॉजिटिव बच्चे का ब्लड आरएच नेगेटिव मदर के अंदर एक्सपोज हो जाएगा, जब ब्लड मदर के अंदर एक्सपोज हो जाएगा तो मदर के अंदर उस आरएच पॉजिटिव बच्चे के ब्लड जो था
उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बच्चा तो जन्म गया सुरक्षित, मदर भी सुरक्षित, लेकिन मदर के अंदर जब वह ब्लड एक्सपोज हुआ तो मदर की बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ, RH पॉजिटिव एंटीजन के खिलाफ धीरे धीरे वहां पर एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। जब एंटीबॉडी बन जाएगी तो ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी, जब सेकंड प्रेगनेंसी आएगी मदर की, जब सेकंड प्रेगनेंसी आएगी मदर की, तब क्या होता है, यह ब्लड की कांटेक्ट, क्योंकि मदर के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है और प्लेसेंटा एंटीबॉडी पास करवा सकती है। भाई प्लेसेंटा कौन सी स्ट्रक्चर है जो माता और बच्चे के बीच में आवश्यक सब्सट्रेट को पास करवाती है, गैसेस को पास करवाती है। तो मदर के अंदर पहले से एंटीबॉडी बन चुकी है। क्यों बन चुकी है? जब फर्स्ट बेबी की डिलीवरी हुई थी तब उसके ब्लड का एक्सपोज हो चुका था और मदर के अंदर एंटीजन, RH एंटीजन के प्रति वहां पर एंटीबॉडी बन चुकी है। अब जब मदर का बच्चा, सेकंड वाला बच्चा RH पॉजिटिव ब्लड अगर उसका है उस बच्चे का, ठीक है, सेकंड वाली प्रेगनेंसी के टाइम, तो अब उसके खिलाफ वहां पर एंटीबॉडी बन चुकी है मदर के अंदर और वह एंटीबॉडी उस प्लेसेंटा से उस बच्चे में पास हो जाएगी। जब वह एंटीबॉडी उस बच्चे के अंदर पास हो जाएगी तो जब RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी उस बच्चे के अंदर पास हो चुकी है तो वहां पर प्रोटीन प्रोड्यूस होगी RH एंटीजन के प्रति, RH एंटीबॉडी, तो बच्चे के ब्लड में क्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसकी RBC वहां पर डेड हो जाएगी, बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है, बच्चे को एनीमिया हो सकता है और बच्चा मर सकता है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिलिस। इरिथ्रो मतलब RBC, इरिथ्रोब्लास्ट, RBC को नाम देते हैं ना हम इरिथ्रोब्लास्ट, रेड ब्लड सेल, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिलिस, बच्चा, फोइटल मतलब बच्चा, फिटल, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिलिस, RBC का गठित होना, RBC का डेड होना, ठीक है, इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिलिस। और ये कंडीशन कब आती है? जब एक मदर RH नेगेटिव है, उसमें RH एंटीजन एब्सेंट है और फर्स्ट बेबी के अंदर RH प्रेजेंट है। चलिए हम इसको सेंटेंस से कंप्लीट करते हैं। ऑब्जर्व्ड बिटवीन RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द प्रेग्नेंट मदर विद RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। इसको मैं क्लियर करता हूं, यहां पर थोड़ा सा कचरा लग रहा है, ज्यादा ही पेन घुमा दिया है। चलिए अब क्लियर नजर आ रहा होगा। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ऑब्जर्व्ड बिटवीन RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द प्रेग्नेंट मदर विद RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान यह एक्सपोज नहीं होता है। एज द टू ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा दोनों के ब्लड सेपरेट रहते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। भाई मैटरनल ब्लड की कॉन्टेक्टिविटी हो सकती है उस फीटल के ब्लड में। अभी जो हमने बात की थी कि जब डिलीवरी होगी तो फीटल का ब्लड मदर के ब्लड में कॉन्टेक्ट में आ सकता है। तब क्या होता है? इन सच केस, ऐसे केस में द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। मदर उसके खुद के ब्लड के अंदर एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। किसके खिलाफ? RH एंटीजन के खिलाफ। देन आगे देखिए आप, इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, in case of her subsequent pregnancy, the RH antibody from the mother can leak into the blood of the fetus and destroy the fetal RBC। इसी कंडीशन को बोलते हैं हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिलिस। भाई ऐसा केस बने कि जब सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा से वह एंटीबॉडी मूव कर जाए उस बेबी के अंदर, सेकंड बेबी के अंदर, सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि एंटीबॉडी बन चुकी है मदर के अंदर। फर्स्ट बेबी ने ही स्टार्ट कर दिया था एंटीबॉडी बनवाना, ठीक है, तो मदर के अंदर एंटीबॉडी पास कर जाएगी उस ब्लड, उसके ब्लड में, फीटस के ब्लड में, प्लेसेंटा के थ्रू, तो उसकी RBC डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिलिस। ऐसी कंडीशन में जब हमको पता चल जाए कि इस टाइप की कंडीशन बन रही है, यहां पर एक का RH नेगेटिव है मदर, RH पॉजिटिव बच्चा है फर्स्ट वाला, तो ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ही ब्लड कांटेक्ट में आ जाने से हम वहां पर एंटी RH एंटीबॉडी
एंटी आरएच एंटीबॉडी हम मदर के अंदर इजेक्ट करवाते हैं इंजेक्शन से, जिससे कि उसके मदर के अंदर आरएच एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी नहीं बने और सेकंड बेबी भी सुरक्षित डिलीवर हो पाए। तो हम मदर के अंदर एंटी आरएच के प्रति एंटीबॉडी बनने के लिए उसको प्रिवेंट करते हैं इंजेक्शन लगा के, एंटी आरएच एंटीबॉडी इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि मदर के अंदर एंटीबॉडी नहीं बने आरएच एंटीजन के खिलाफ और सेकंड प्रेगनेंसी सुरक्षित रहे। चलिए, आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कोगुलेशन कैसे होता है? आपको पता होगा कि जब हम चोटग्रस्त हो जाते हैं, जब हमारे घाव हो जाता है, तो अपने वहां पे क्लोटिंग हो जाती है ब्लड की। एक वहां की जो डैमेज्ड सेल होती हैं वह वहीं पर जम जाती हैं, ब्लड वहीं पर जम जाता है और एक हार्ड कठोर स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, जब तक कि वह वाउंड की हीलिंग नहीं हो जाए। उस स्ट्रक्चर के नीचे धीरे धीरे वाउंड की हीलिंग होती है और लगभग 7-8 दिन के बाद वह हार्ड स्ट्रक्चर रिमूव हो जाती है और वहां पर न्यू सेल अपन को नजर आती हैं, जो कि कलर में पास वाली सेल से अलग होती हैं। ठीक है, तो यह इंजरी कैसे कवर की जाती है? ब्लड क्लोटिंग के द्वारा, कोगुलेशन के द्वारा। क्लोटिंग या कोगुलेशन बोल सकते हैं। कैसे होता है ये? चलिए देखते हैं अपन इस चार्ट में। इंजर्ड टिश्यू है अपने पास, अपने कहीं चोट लगी है, ठीक है, रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। इंजर्ड टिश्यू के पास में थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है और ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं अपने ब्लड के अंदर, वहां पर भी प्लेटलेट फैक्टर 3 रिलीज होता है। भाई हमारी बॉडी के अंदर लगभग 12 से 18 12 प्लस फैक्टर वर्क करते हैं, कोगुलेशन फैक्टर वर्क करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैक्टर। अब इसमें भी आप देखेंगे कि यहां पर देखिए, इंजर्ड टिश्यू से रिलीज हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन, देन ब्लड प्लेटलेट, इनसे रिलीज हो गया प्लेटलेट फैक्टर 3, जिसको बोलते हैं प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब कैल्शियम आयन भी यहां पर विशेष योगदान देता है ब्लड कोगुलेशन में। कैल्शियम आयन एंड प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज, देखिए प्रोथ्रोम्बिनेज बना लिया। अब प्रोथ्रोम्बिनेज एक इनएक्टिव फॉर्म में, अब यह इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव हो जाएगी। प्रोथ्रोम्बिनेज एक इनएक्टिव फॉर्म में, स्टेप 1 में देखिए आप। अब इनएक्टिवेट्स हिपेरिन एंड कैटालाइजेज, इनएक्टिवेट्स हिपेरिन एंड कैटालाइजेज। देन प्रोथ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिन को, भाई प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम है। ये क्या है? एक एंजाइम है। ये इनएक्टिव फॉर्म में नहीं, इनएक्टिव फॉर्म ये है, सॉरी मैंने यहां पे इसको इनएक्टिव बोला था, ये है प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिनेज कौन है? एक एंजाइम है। किसने बनाया? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट फैक्टर 3 ने मिलकर कैल्शियम आयन और कुछ प्रोटीन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाया और इस प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम ने वर्क किया प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर और इसको एक्टिव कर दिया थ्रोम्बिन में, जिसका कैटालाइजेज के द्वारा, ये थ्रोम्बिन कैटालाइजेज है। एक थ्रोम्बिन क्या है? कैटालाइजेज है। थ्रोम्बिन एक कैटालाइजेज है, थ्रोम्बिन कैटालाइजेज, जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। अब यह फाइब्रिन पॉलीमर बना लेगा और ब्लड सेल के साथ मिलकर क्लोट बनाएगा। भाई आपके घाव हुआ, आपके यहां पर घाव हो गया, यहां पर बहुत सारी सेल थी, घाव हो गया। अब इन सेल के द्वारा यहां पर क्या सीक्रेट हुआ? इंजर्ड टिश्यू के द्वारा, आसपास के इंजर्ड टिश्यू के द्वारा क्या सीक्रेट हुआ? थ्रोम्बोकाइनेज। और यहीं पर ब्लड वेसल से क्या सीक्रेट होगी? प्लेटलेट से क्या सीक्रेट हो गया? प्लेटलेट फैक्टर 3। दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। इसको हटाता हूं, दोबारा से कवर करते हैं इसको। ये मैंने हटाया इसको दोबारा से, चलिए सभी को हटा दिया, दोबारा से देख रहे हैं। भाई इंजर्ड टिश्यू थे, यहां से रिलीज हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट से रिलीज हो गया फैक्टर, प्लेटलेट फैक्टर 3। दोनों ने कैल्शियम आयन के साथ मिलकर और कुछ प्रोटीन के साथ मिलकर एक एंजाइम बना लिया स्टेप 1 में। कौन सा एंजाइम? प्रोथ्रोम्बोनिएज, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। अब इस प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया और थ्रोम्बिन जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होएगा तो यह थ्रोम्बिन फर्दर, यह थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। अब यह फाइब्रिन पॉलीमर बनाएगा और ये फाइब्रिन के पॉलीमर और कुछ ब्लड सेल्स, डैमेज ब्लड सेल्स मिलकर उस घाव वाले स्थान पर क्लोट बना लेंगे, करोट बन जाएगा, क्लोट बन जाएगी, क्लोटिंग हो जाएगी और
ब्लड का जो फ्लो हो रहा रहता है वहां पर उसको प्रिवेंट कर लिया जाता है। इस प्रकार ब्लड की क्लोटिंग होती है अपने शरीर में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं लिम्फ क्या होता है। एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज, भाई हमको पता है इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ब्लड वेसल्स होती हैं, लार्ज ब्लड वेसल्स, धीरे धीरे आगे जाकर माइन्यूट होती हैं आर्टरी की फॉर्म में, और फिर आगे जाके कैपिलरीज बना लेती है टिश्यू लेवल पर। ये माइन्यूट क्या है? कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज। और देन आगे वेन्यूल रिजॉइन कर लेती हैं। भाई आर्टरी आती है O2 लेकर, और इन टिश्यूज के पास में या टिश्यूज के पास में माइन्यूट माइन्यूट कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है आर्टरी, जिसको कैपिलरीज बोलते हैं। यहां पर O2 रिलीज कर दी जाती है इन टिश्यूज के पास में, माना कि यहाँ टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू है, इन टिश्यू को O2 दे दी जाती है, ऑक्सीजन दे दी जाती है, और टिश्यू में बनी CO2 इन कैपिलरीज में रिलीज कर दी जाती है। अब नाम चेंज हो जाएगा आगे जाकर, भाई ब्लड का फ्लो ऐसे चल रहा है, आर्टरी से ब्लड आया कैपिलरीज में गैसेस का एक्सचेंज हुआ, O2 टिश्यू को दी, टिश्यू से CO2 ली, ब्लड में मिक्स हुई CO2 और आगे चली गई। अब यहां से हम इसको बोलेंगे वेन्यूल, यहां बोलेंगे इसको आर्ट्रियोल। आर्टरी से माइन्यूट स्ट्रक्चर होती है वेन्यूल, और वेन्यूल के बाद आती है कैपिलरीज, कैपिलरीज दोबारा रिजॉइन करती है वेन्यूल को, ठीक है, आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरीज और वेन्यूल। तो यहां की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज, कैपिलरीज से जब ब्लड पास होता है इन टिश्यूज के अंदर, सम वाटर अलोंग विद मेनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस मूव आउट इनटू द स्पेस बिटवीन द सेल्स और टिश्यू, ठीक है। भाई दोबारा से समझिए डायग्राम को। चलिए पेन सेलेक्ट करता हूं मैं यहां से। भाई यहां पर टिश्यू थे, भाई ये टिश्यू थे, ठीक है, ठीक है, और यहां से ब्लड कैपिलरीज आई है, और यह सॉरी ब्लड वेसल्स आई, और यह ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो गई, और दोबारा जाके इधर हार्ट से, ये हार्ट मान लीजिए, ठीक है, ये हार्ट को ज्वाइन कर लिया। अब हार्ट से ब्लड पंप हुआ ऑक्सीजनेटेड, और ब्लड आ गया इधर, O2 वाला ब्लड इधर आया, और माइन्यूट कैपिलरीज में आया जो कि टिश्यू के पार्ट डिवाइड हो रही थी। और इन कैपिलरीज के आके ऑक्सीजन यहां पर इन टिश्यू के द्वारा ले ली जाएगी, और टिश्यू में बनी CO2 इन कैपिलरीज में डाल दी जाएगी, और आगे जाके यह CO2 वाला ब्लड दोबारा से हार्ट में आएगा, और हार्ट इसे आगे जाके लंग में पंप करेगा, लंग से वापिस ऑक्सीजनेशन होएगा इस ब्लड का, और लंग से वापिस यह हार्ट में आएगा, और हार्ट से वापिस पूरे समस्त बॉडी पार्ट में भेज दिया जाएगा। ये पूरी बात हम इस चैप्टर में करेंगे आगे। तो अभी हम लिम्फ की बात कर रहे हैं कि एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू, सम वाटर अलोंग विद द मेनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस मूव आउट इनटू द स्पेस बिटवीन द सेल ऑफ टिश्यू। भाई जब ब्लड यहां से गुजरता है ना कैपिलरीज से, तो कुछ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, ब्लड में जो कुछ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, यहां पर छन जाते हैं वह, ठीक है, लिविंग द लार्जर प्रोटीन, लार्जर प्रोटीन को छोड़ते हुए। भाई लार्ज प्रोटीन के अलावा, फॉर्म्ड एलिमेंट के अलावा, जैसे आरबीसी, प्लेटलेट के अलावा ब्लड का कुछ पार्ट, कुछ वाटरी पार्ट और वाटर में सोल्यूबल कुछ सब्सटेंस इन कैपिलरीज के यहां पर छन जाते हैं फ्लूइड्स के रूप में, ठीक है। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। अब इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा, इसमें मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही होता है जैसा प्लाज्मा में होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस इटीसी बिटवीन द ब्लड एंड द सेल अवे अकर थ्रू दिस फ्लूइड। इस फ्लूइड के द्वारा अब गैसों का एक्सचेंज होएगा, आवश्यक मटेरियल का एक्सचेंज होएगा, ठीक है। एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू मेजर वेन। भाई जो फ्लूइड यहां से निकला है ना, अब यहां से कुछ अलग ही टाइप की लिम्फेटिक वेसल्स जनरेट होएगी, और इसको कलेक्ट कर लेगी और दोबारा वेन में डाल देगी। तो यहां से विकास होता है, यहां से उद्भव होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। चलिए डायग्राम में देखेंगे अभी हम आगे इसको, कि जो फ्लूइड वापस ड्रेन किया गया है वेन में, ठीक है। तो इससे आगे की बात कर रहे हैं, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ। जो लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है फ्लूइड वो लिम्फ कहलाता है। लिम्फ कौन सा?
जो मटेरियल ब्लड वेसल्स से टिश्यू के पास में सीक्रेट हुआ था ना वाटरी पदार्थ, उस वाटरी पदार्थ को कुछ वेसल्स दोबारा ड्रेन करती है, ड्रेन करके डाल देती है वेन में। तो जो दूसरी वेसल्स वहां पर विकास हुआ दूसरी वेसल्स का, इनको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, और ये पूरे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम बना लेती हैं। ठीक है, तो दिस फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। लिम्फ के अंदर बहुत सारी इम्यूनोलॉजिकली सेल्स पाई जाती हैं और इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करवाती हैं वो। ठीक है, लिम्फ इज आल्सो इंपोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, CO2 और वेस्टेज। ब्लड की तरह ही यह वर्क करता है। फैट आर एब्सॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लेक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। भाई इंटेस्टाइन की विलाई में हमने एक मेजर लेक्टियल देखी थी, जो कि एक लिम्फेटिक सिस्टम की लिम्फ वेसल्स थी, जो कि एब्सॉर्ब करती है इन मटेरियल्स को और वापिस इनको कलेक्ट करके, सभी मटेरियल को लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा कलेक्ट करके, लिम्फ वेसल्स के द्वारा कलेक्ट करके वेन में, ब्लड वेन में डाल दिया जाता है, ब्लड कैपिलरीज में डाल दिया जाता है वेन में। ठीक है, अब आप डायग्राम में समझिए इस स्ट्रक्चर को। भाई ये कि हार्ट है अपने पास, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे बढ़ा और पूरी बॉडी में फैल गया। ठीक है, पूरी बॉडी में फैल गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू में पहुंच गया। अब टिश्यू के पास की कहानी सुनिए कि टिश्यूज में यहां कैपिलरीज पाई जा रही हैं, टिश्यूज के पास ब्लड कैपिलरीज पाई जा रही हैं। ठीक है, और लूज कनेक्टिव टिश्यू अराउंड कैपिलरीज, कैपिलरीज के चारों तरफ लूज कनेक्टिव टिश्यू परसेंट है। अब जब ब्लड यहां से गुजरेगा ना, तो ब्लड का कुछ मात्रा यहां पर छनकर बाहर आ जाएगी, यहां पर छनकर बाहर आ जाएगी ब्लड की कुछ मात्रा, जिसमें आरबीसी प्लेटलेट प्रेजेंट नहीं रहेगी, फॉर्म एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ब्लड प्रोटीन प्रेजेंट नहीं रहेगी, लेकिन कुछ आवश्यक प्रोटीन जो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं वो इसमें प्रेजेंट रहेगी। तो यह छन गया। ठीक है, अब भाई ब्लड जो यहां से गुजर रहा था उसने यहां पर टिश्यू को ऑक्सीजन दी और CO2 अपने अंदर ले ली, CO2 अपने अंदर ले ली, ऑक्सीजन टिश्यू को दे दी। CO2 अंदर ले ली तो देखिए इसका कलर यहां पर ब्लू हो गया। अब यह CO2 वाला ब्लड कहां चला जाएगा? हार्ट में चला जाएगा। CO2 वाला ब्लड इस हार्ट में आ गया और हार्ट से फिर ऊपर लंग्स में, और लंग्स में यह ऑक्सीजनेट हो जाएगा और दोबारा हार्ट में आ जाएगा। CO2 वाला ब्लड लंग्स में जाएगा, एल्वियोलाई के पास गैसेस एक्सचेंज होएगा, दोबारा ऑक्सीजनेट होएगा ब्लड और हार्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे की कहानी सुनिए। जो यहां पर मटेरियल छना था, जो कैपिलरीज से फ्लूइड छना था, अब इस फ्लूइड को यहां पर कुछ वेसल्स के द्वारा कंटेन कर लिया जाएगा और इन वेसल्स का भी एक नेटवर्क पाया जाता है, यह कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, इस मटेरियल को कलेक्ट किया जाएगा यहां से इन वेसल्स के द्वारा, लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा, और देन ये वेसल्स फिर इसको वेन में, हार्ट से ज्वाइन होने से पहले, वेन हार्ट से ज्वाइन नहीं होती है उससे पहले ही इन लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा दोबारा से यह फ्लूइड इन वेन में डाल दिया जाएगा। क्यों डाल दिया जाएगा? ताकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो प्रेशर है वो बना रहे, जो कंसंट्रेशन है वो बनी रहे। भाई बार बार इकट्ठा होता गया और अगर इसको किसी भी सिस्टम के द्वारा, किसी भी वेसल्स के द्वारा दोबारा ब्लड वेसल्स में नहीं डाला गया तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी और यहां पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हो जाएगा, जो कि यहां पर एक अवांछनीय कंडीशन पैदा कर देगा। ठीक है, इसलिए लिम्फेटिक सिस्टम का होना जरूरी है। लिम्फेटिक सिस्टम की लिम्फेटिक वेसल्स ने इस फ्लूइड को कलेक्ट किया और दोबारा से ब्लड वेसल्स में डाल दिया। इस प्रकार वर्क करता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, आगे हम लिम्फेटिक सिस्टम की डिटेल में बात करेंगे। अभी हमारा यहाँ पर फोकस था लिम्फ के ऊपर। तो आज वाले लेक्चर में हमने बात की ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ठीक है, फिर हमने बात की लिम्फ के बारे में। तो ये बॉडी फ्लूइड्स की बात हो चुकी है, बॉडी फ्लूइड्स की बात हमने कर ली है। भाई हमने स्टार्टिंग में जो स्लाइड देखी थी उसमें हमने लिख रखा था ब्लड और बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड, ठीक है, ब्लड और लिम्फ दोनों बॉडी फ्लूइड है, इन दोनों की बात हमने कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे की, सर्कुलेशन के टाइप की और सर्कुलेटरी सिस्टम की। ये स्टार्ट कर देंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हमने बात की ब्लड की और लिम्फ की, बॉडी फ्लूइड की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे की और किसकी,
सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसमें हम हार्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।